आवर्तिता के संबंध में कुछ जानकारी दूंगी। हमने पिछले भाग में देखा कि तत्वों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है और हमने देखा कि तत्वों को मुख्य तरह से हम दो प्रकार से बांट पाते हैं, वर्गीकृत कर पाते हैं। इसमें पहला प्रकार जो था वह पहले चलने वाला प्रकार था और जो कॉमन था। कैसे कि उन्होंने देखा था कि गुणों के आधार पर तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं, और दूसरा जो था वह था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी के आने के बाद हमने तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया। जब तक आधुनिक आवर्त सारणी नहीं थी, हम तत्वों को मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर दो भागों में बांटते थे, एक धातु और दूसरा अधातु। इसके साथ साथ कुछ जो तत्व थे वह ऐसे थे जिनमें उपधातुओं के गुण थे, जो धातु के गुण भी प्रदर्शित करते थे और अधातु के। तो इस प्रकार तत्व जो है वह तीन वर्गों में विभाजित हो गए, धातु, उपधातु और अधातु। जबकि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के आने के बाद तत्व चार प्रकार से विभाजित हो गए, एस, पी, डी और एफ। आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलाधार जो था वो अपवायु का सिद्धांत था। जब आप आवर्त सारणी देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को ध्यान देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके उल्टे हाथ की तरफ जो होते हैं वह एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, और सीधे हाथ की तरफ पी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि एस और पी के बीच में डी ब्लॉक के तत्व हैं, और नीचे एक विशेष प्रकार दिया हुआ है जो एफ प्रकार के तत्व है। तो अपवायु के सिद्धांत में क्या होता था कि 1s2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 3p के बाद 4s में, और 4s के बाद बीच में आ जाता है 3d, और फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है 4s, और इसके बाद 5s, 4d, 5p। तो बीच में d की एंट्री होती है और इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? संक्रमण तत्व। तो इस प्रकार अब आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से तत्व चार प्रकार के हो गए, s, p, d और f। तो जो p ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? धातु, उपधातु और अधातु। जबकि s, d और f सभी प्रकार के तत्व किस प्रकार के हैं? सारे के सारे धातु हैं। तो p प्रकार के, जो p टाइप के तत्व हैं उनमें आपको मिलेंगे धातु, उपधातु और अधातु। अब हम देखते हैं कि ये जो सभी तत्व हैं उसमें जो है ऐसा क्या आवर्त सारणी ने किया जो हमको उसका मतलब बहुत बेनिफिट मिला, किस प्रकार से उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। तो क्या है कि जो तत्व होते हैं उनके गुणों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसमें क्रमिकता देखेंगे आप कि कैसे आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे जाते हैं और बाएं से दाएं जाते हैं, तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुण जो है वो परमाणु त्रिज्या, आयनी त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता आदि गुण जो हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। और इसके अलावा जो है संयोजकताएं, ऑक्सीकरण अवस्था, विकर्ण संबंध, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, अम्ल एवं क्षार, किस प्रकार से रासायनिक गुण अम्लता और मतलब तत्व जो है अम्लता और क्षारता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये सब उसके रासायनिक गुणों में आता है। अब हम सबसे पहला गुण देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में आवर्त सारणी में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होता है। परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल है। प्रायोग विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण तो संभव है ही नहीं। अब क्या करते हैं कि संयुक्त अवस्था में परमाणुओं की बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु के आकार का आकलन किया जाता है। दो जो है परमाणु लेते हैं और उनकी त्रिज्या को नापकर उसका आधा कर दिया जाता है। एकल बंध द्वारा जुड़े ससंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। इस दूरी के
के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। इस मान का आधा ही परमाणु त्रिज्या होती है। अब परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता किस प्रकार जो है आवर्त सारणी में प्रत्येक परमाणु त्रिज्या में अंतर आ रहा है, कैसे हम एक मतलब एक फॉर्मूला या एक तरह से क्रमिकता देकर के याद कर लेंगे कि भैया मतलब यहां से यहां जाएंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या कोई चीज लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, इस तरह से। तो आवर्त में बाएं और बढ़ने पर परमाणु आकार प्राय क्या होता है, घटता है, जबकि वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ेगी, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब आप जिस तरफ एरो देख रहे हैं, उस एरो का टिप देख रहे हैं, इसमें यहाँ उपस्थित तत्व जो होगा उसका आकार बड़ा होगा और इसकी जो टेल है, इसकी पूंछ है, वहां पर जो उपस्थित तत्व होगा उसका आकार छोटा होगा। आयनी त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायनों एवं ऋणायनों की बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है। कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनमें किस तरह से जो तत्व, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उनके आकार किस प्रकार से होता है। जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उदाहरण के लिए जो ऑक्सीजन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फ्लोरीन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसमें ऑक्सीजन की आयनी त्रिज्या का मान अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाएगा तथा आयन का आकार बढ़ जाएगा, है ना। और उसका कारण क्या है कि बाहर से तो जब हमने उसमें उसकी जो अधिक इलेक्ट्रॉन आए हैं उसका प्रभाव क्या हुआ कि जो मतलब उसमें एंट्री हुई तो उसके आकार में परिवर्तन इस प्रकार से आएगा कि उसका आकार अधिक होगा, है ना। अब ये आयनन एंथैल्पी, तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तलस्थ मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर आपने ऑक्सीजन जो थे उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे और फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आया था, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कम हुआ था। अब ये सोडियम पे जो प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्लस चार्ज आया ये क्यों आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या है, आयनन एंथैल्पी है। यहाँ पर हमने एक दिखाया है कि गैसीय कोई एक तत्व है, कोई भी उसके गैसीय अवस्था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस डिफरेंस को, ये जो इसमें आवश्यक ऊर्जा लगती है, यही डेल्टा एच से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक शील्डिंग इफेक्ट भी काम करता है, वह यह है कि तत्वों में क्रोडीय इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवरित हो जाता है, आवरण आ जाता है। तो इस प्रभाव को परिरक्षण या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ है और बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वह मतलब उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है, ऑक्टेट रूल, उसके अकॉर्डिंग पूरे हैं, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है और वह उसको एक लेयर, एक परिरक्षण बना देते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु x इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार हमने निकाला, अब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होता है। कहाँ हुआ था ग्रहण, ये आप देखो, इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है प्लस चार्ज आए थे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ और जबकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन
निकला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश आया था और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया था। तो इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था जबकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान अत्यधिक धनात्मक होता है। आवर्त में, अब आवर्त में कैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि में परिवर्तन आता है, क्रमिकता, यहाँ हम देख रहे हैं बार बार कि आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन आता है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना सरल होता है और वर्ग में नीचे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को कक्ष में प्रवेश कराना आसान होता है। हम मतलब कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक आए। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता रासायनिक यौगिक में, अभी तक हमने तत्वों की में इलेक्ट्रॉन की निकालने और प्रवेश कराने की बात की। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ये यौगिक में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? यौगिक में। रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता की गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। जब आप उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि सहसंयोजक बंध बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसमें से थोड़ा सा एक अधिक किसी भी एक तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का पावर अधिक होता है, तो वह पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तत्व पर मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे तत्व पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसपे कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो इसको डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। मतलब हो सकता है कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो यह इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध है तो तब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्मों से है। आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में भी वृद्धि होती जाती है। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने से अधातु गुणधर्मों में कमी आती है। रासायनिक गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्ति, अभी हमने जो गुण देखे थे वह भौतिक गुण थे, और अब हम देख रहे हैं कि रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन आता है। रासायनिक गुणधर्म का सीधा संबंध संयोजकता एवं ऑक्सीकरण संख्या से है। अब संयोजकता क्या है? संयोजकता तत्व का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 की संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी भी आवर्त में संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। किसी एक वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है। ऑक्सीकरण अवस्था एक विशेष यौगिक के तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को
करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। किसी एक विशेष यौगिक के तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। यहाँ पर एक हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र दिखाए हैं और ये जो तत्व है यह फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 और 17 वर्गों के हैं। यहाँ पर विभिन्न यौगिक दिखाए उनकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर देखिए, जो पहले ये जो है 1 से 4 तक जो बढ़ी है और फिर वापस यहाँ पर घटी है वह। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और 1, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7 और 0, 8 है। ये इनके संयोजकताएं हैं। विकर्ण संबंध। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व वर्ग 1 लिथियम वर्ग 2 बेरिलियम और वर्ग 13 से 17 बोरॉन से फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्य अनेक पहलुओं में भिन्न है। कोई भी जो वर्ग होता है उसका प्रथम तत्व जो सबसे ऊपर बैठा हुआ, जैसे जो पहला वाले है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद उस तरफ 0 वर्ग में हम हीलियम और नीचे आता है लिथियम। तो हाइड्रोजन को तो एकदम विशेष तत्व कहा गया है और हीलियम जो हो गया वो 0 वर्ग का हो गया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ग के रिप्रेजेंटेशन हम लिथियम को देते हैं और ये माना जाता है कि फर्स्ट वर्ग में माना क्या जाता है, प्रदर्शित होता है कि लिथियम जो है वह जो अपने सदस्य के अन्य तत्वों से विभिन्नता प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो है वह जो वर्ग 2 होगा उसमें उपस्थित दूसरी लाइन का जो तत्व है उससे समानता प्रदर्शित करेगा। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उसके आकार में समानता होती है। प्रथम तत्व जो होता है वह उस अपने तिरछे विकर्ण संबंध के लिए तिरछा एक एरो प्रदर्शित किया जाता है और वह उससे समानता दूसरे वर्ग के तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? अब इसका आंसर यह है कि इनका असामान्य होने के असामान्य व्यवहार होता है जो अलग विशेषता प्रदर्शित करते हैं। उसका विशेष कारण है कि तत्वों का छोटा आकार, अधिक आवेश और अधिक विद्युत ऋणात्मकता। ये 3 कारण हैं जिसके कारण एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों से वह अपनी जो है भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता। क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। हेलोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में है। लेफ्ट साइड में क्षारीय धातु है और राइट साइड में जो है वो हेलोजन है जो 0 वर्ग से पहले आते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग है। जो क्षारीय धातु हैं उनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। हेलोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। और एक बात और, ये जो धनायन बनाते हैं ना, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ध और ध से सिमिलर होता है। धन जो धातुएं होती हैं वह धन आयन बनाती हैं। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि धातुएं धन आयन बनाती हैं जबकि अधातुएं होती हैं वह क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती है। इस गुण का संबंध तत्वों को ऑक्सीकरण और अपचयन से भी है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हेलोजन से क्रिया करके प्रदर्शित की जा सकती है। रासायनिक क्रियाशीलता कैसे हिसाब लगाते हैं कि वह ऑक्सीजन से किस प्रकार से क्रिया कर रहा है या हेलोजन से किस प्रकार से क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया आवर्त के दोनों किनारों के तत्वों ऑक्सीजन से सरलता पूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सभी तत्व प्राय जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं वह ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। इसी प्रकार हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे,
हेलाइड्स वो सॉरी हाइड्राइड्स और हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हेलाइड्स। तो इस तरह, और कार्बन और ऑक्सीजन होंगे तो कार्बोनेट्स बनाते हैं। तो एक जो कॉमन सी चीज है वह यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हाइड्राइड के सूत्र है सब में H है ना, सारे तत्वों के साथ देखिए H है, और ऑक्साइड में O है। नीचे जो ऑक्साइड्स दिए हैं, ये लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम आदि सबके ये ऑक्साइड है। अब हम आते हैं कि क्या इनकी प्रवृत्ति होती है, इन ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है। बाईं ओर के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और दाईं ओर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी या उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या परिवर्तन बहुत कम है। जो निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव जो तत्व हैं, जो अपने आप को मतलब उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है उसमें परिवर्तन बहुत स्लाइट होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप ये तत्व वर्ग 1 और वर्ग 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनी होते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है, और जबकि अधात्विक गुण क्या होता है, वह घटता है। मतलब प्रथम वर्ग में हमको ये पता है, आवर्त सारणी में सीधे हाथ की तरफ जो है वो सभी धातुएं हैं, और धातु का गुण जो है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। और जब हम आते हैं आवर्त सारणी के राइट साइड में, तो वहां अधात्विक गुण जो है, अधात्विक तत्व उपस्थित है, और उसका अधात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी से हम समझ सकते हैं, जबकि निरूपक तत्वों की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण और अपचयन से समझते हैं। अब हम एक बार देख लेंगे जो मुख्य मुख्य गुण हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है। मतलब हमने यह क्लासिफिकेशन जो है विशेष रूप से जो पढ़ा है, इसका अभिप्राय यह था कि कैसे हम बहुत सारे तत्वों के गुणों को एक साथ याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार हम पुनरावृत्ति करें, परमाणु त्रिज्या का में क्या क्या परिवर्तन आता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम होती जाती है परमाणु त्रिज्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसमें वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधिक ऋणात्मक होती जाती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। इसके बाद ये जो आपको मुख्य मुख्य गुण बताए, इसकी आवर्त सारणी आपकी किताब में एक आवर्त सारणी में एक एरो के द्वारा समझाया गया है कि जिस तरफ एरो का हेड है वहां पर वह अधिक होगी, और जहां उसका टेल है, उसकी पूंछ है, वहां पर उसकी मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी आएगी उसके कैलकुलेशन से आएगी, वह कम होगी। ये सभी इसमें आप इस चित्र को आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, चित्र 3.7 है, ये रिफर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, आयनन एंथैल्पी। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह लेसन समझ में आया होगा, और आपके लिए प्रश्न है कि आप विद्युत ऋणात्मकता को अवश्य क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी, ये 3 डेफिनेशन अवश्य याद करें जो आपको आगे बहुत आवश्यक होगी।